इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 समूह ने नेताओं ने मैंग्रोव वन का किया दौरा। तीसरे सत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा। भारत को आज सौंपी जाएगी 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी होगी द्विपक्षीय बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का किया उद्घाटन। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 9 समझौतों ज्ञापनों पर किए गए दस्तखत। दूसरे ऑडिट दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित कैग मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति ने निबंध लेखन प्रतियोगिता विजेताओं को पुरस्कार भी किए प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति ने भोपाल में जनजातीय संग्रहालय का किया दौरा। राष्ट्रपति महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, दागी 100 मिसाइलें। हमलों के बाद खेरसोन और कीव में ब्लैकआउट, भारी नुकसान की खबर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की युद्ध पर तत्काल रोक लगाने की मांग। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में की G7 और नाटो नेताओं के साथ आपात बैठक। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने का किया आह्वान। फेलिक्स ऑगर अलियासिमे ने एटीपी फाइनल्स में अपना पहला मैच जीता। पहली बार राफेल नडाल को दी मात। सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा बरकरार। कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज के सेमीफाइनल सफर पर लगाया विराम। और एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने 10 मीटर एपी यूथ टीम स्पर्धा के स्वर्ण पर साधा निशाना। वहीं P5 मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक पर राहुल, दीपेंद्र और रूबीना की टीम ने जमाया कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव जंगल का दौरा किया और इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी ली गई। G20 समूह के नेताओं को इस बारे में जानकारी दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा ही रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और वहीं G20 शिखर सम्मेलन से इतर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
और वहीं इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। सम्मेलन के तीसरे दिन डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित तीसरे कार्यकारी सत्र में चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। इससे पहले कल 2 सत्रों का आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की युवाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमता को दुनिया भर में जाना जाता है। India's technology and innovation have already impressed the world, but the future will be much bigger than our present, because India has innovative youth and increasing tech access. The power of India's youth is known across the world. They have ensured tech globalization and talent globalization. Healthcare, management, finance, you will find young Indians leading many domains. We are using our talent for global good. और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देश की प्रगति पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या दोगुनी हुई है। India jumped the 40th rank in the Global Innovation Index in this year. In 2015, we were ranked 81. The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now the 3rd largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय का दौरा किया। उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश का ये दौरा है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर ये यहाँ पर पहुंची थी और पेसा एक्ट को लेकर जिस तरह की जो बातें की गई थी, और उसके बाद आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दूसरा दिन है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कई मायनों में है। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग आज से 24 नवंबर तक सीएजी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट सप्ताह मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कैग ने बेमिसाल काम किया है और इसका कारण कैग का नेतृत्व रहा है। CAG as an institution over the years has exemplified spinal strength. This elevated status is consequence of seminal leadership the institution has been benefiting from. The credibility earned by the institution is due to the painstaking efforts of successive CAGs that brought this institution what it is today. Impactful and wholesome CAG functioning has generated evolution of transparent and accountable ecosystem.
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज वैश्विक मंचों में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत व्यापार और निवेश के लिए भारत हॉटस्पॉट बन चुका है। On a global horizon, we are hot favorite destination of opportunity and investment. When we look around the global economic scenario, India, on account of its policies, is a shining example. The world is looking at us as never before, and the world is looking at us so that we catalyze the big change that will be brought about. प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम खदान हादसे पर दुख जताया है और दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मिजोरम में खदान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और वहीं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिन भारत में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में पूरे देश में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रेस की आजादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीति आयोग देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल 112 आकांक्षी जिलों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है ताकि ये जिले देश के विकास के साथ तालमेल मिला सकें। इसी के तहत इन जिलों के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कराने के लिए 34 छात्रों का चयन किया गया है। इन छात्रों को तैयारी के लिए टैबलेट सहित दूसरी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों में मेधावी छात्रों का चयन कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। आकांक्षी जिला कोरबा में भी इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के 34 छात्र छात्राओं को आकाश एवं बायजूस करियर प्लस कार्यक्रम के तहत चयनित किया गया है। चयनित छात्रों ने केंद्र सरकार की इस योजना को काफी फायदेमंद बताया है। छात्रों के मुताबिक इस योजना के तहत उन्हें निःशुल्क ही सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे लिए। इसके लिए हमें मॉड्यूल्स, स्टडी मटेरियल्स दिया गया है। इसे खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, वो अब नहीं देने पड़ेंगे। इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वो उससे बच सकेंगे हम। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं और आज हमें टैबलेट मिल गया। फ्री में ही नीट की तैयारी कर सकते हैं। इससे हमें मॉड्यूल्स भी मिले हैं पूरे 2 साल के लिए और टैब भी दिए गए हैं हमें नीट की तैयारी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतनी आसानी से नीट की तैयारी कर सके, वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू। कोरबा कलेक्टर के मुताबिक मेधावी छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए परीक्षा की तैयारी के लिए टैबलेट का भी वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में नीति आयोग द्वारा संचालित योजना के तहत मेडिकल के 17 छात्र और इंजीनियरिंग के भी 17 छात्रों को टैबलेट दिया गया है, जिनके माध्यम से आगामी 2 वर्षों तक स्कूल टाइम के बाद विशेष कोचिंग के जरिए छात्रों को निःशुल्क नीट और जेईई की विशेष तैयारी कराई जा रही है। बायजूस और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और उन्होंने हमारे यहाँ के जो 34 स्टूडेंट्स हैं उनको नीट और IIT जेईई में
कोचिंग फ्री प्रोवाइड कराने के लिए टैबलेट्स के माध्यम से, जिसमें प्री लोडेड स्टडी मटेरियल रहते हैं, और साथ के साथ स्टडी सेंटर भी उन्होंने यहाँ अपना एस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी होते हैं। इसके माध्यम से हमारे जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 34 प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, उनका चयन करके उनको ये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और आज इन दोनों एजेंसीज के कोलैबोरेशन से जो उनको टैबलेट्स दिए जाने हैं, उसका वितरण हुआ है। क्योंकि इसमें वैसे बच्चे हैं ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, बहुत सक्षम नहीं है, जिनके लिए बहुत क्वालिटी कोचिंग बाहर जाकर के कोटा या दिल्ली में थोड़ा सा कठिन होता है, उनको यहाँ पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार देश के 112 आकांक्षी जिला के सतत विकास के साथ ही इन जिलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में एक आकाश और बायजूस करियर प्लस योजना है, जिसके तहत कोरबा जिले के 34 मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, ताकि वे भी अपने सपनों को जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। कहते थे कि हवा को ठीक कर दूंगा मैं। पंजाब में जो पराली जलती है उसकी वजह से हवा प्रदूषित है दिल्ली की। निठल्ले, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से जो मशीन आई थी उसका भी कुछ नहीं किया। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो यमुना नदी है उसमें द सैड स्टोरी ऑफ टू हम्स, कूड़े के दो कूबड़ यमुना नदी के नीचे, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं इसलिए 8.5 साल निकम्मे, निठल्ले, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं। और ये तथ्य मैं आपको बता दूं जिससे ये पृष्ठभूमि आपके समक्ष बिल्कुल स्पष्ट हो, और उसके बाद मैं कुछ तथ्य रखूंगा जो हर दिल्ली नागरिक को झिझोड़ के रख देंगे। सबसे पहले, प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक होता है तो आज की प्रेस वार्ता का शीर्षक होगा जल में मल। दिल्ली वासियों के जल में मल, और बहुत जिम्मेदारी से यह मुद्दा हम लोग सब लोग उठा रहे हैं। यह एक मैप है, यह मैप बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है किस तरह से 57 किलोमीटर के ड्रेन जो हैं ये आते हैं। इस 57 किलोमीटर में दिल्ली में जो एंट्री पॉइंट है वो है ढंसा रेगुलेटर। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अहम है, ढांसा रेगुलेटर। और इसके बाद जो एग्जिट पॉइंट आता है ये वजीराबाद बैराज का 126 फीडर पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये सब नजफगढ़ नाला जो है वो यमुना में मिलता है। जो टेस्ट के आंकड़े आए हैं ये आपके समक्ष सबसे पहले मैं रख दूं। पल्ला, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है यहां पे दिखाया है एंट्री पॉइंट होता है पल्ला। पल्ला में
जो फीकल कॉलिफॉर्म, जो मल की बात मैंने करी, नल में मल, जल में मल, मापदंड है कि डिजायरेबल है, 500 होगा 100 मिलीलीटर पानी में, ये नोट करिएगा। दूसरा टर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बड़ा महत्वपूर्ण मापदंड है। और तीसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये सुनिश्चित करता है जो अंडर वाटर लाइफ है उसको सपोर्ट करे। तो पल्ला में जब एंट्री होती है यमुना की, जो एंट्री पॉइंट है, ये तीनों जो है मापदंड, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलिफॉर्म, ये तीनों के तीनों जो मापदंड है उसके तहत हैं। और जैसे जैसे आईएसबीटी ब्रिज और असगरपुर, और सीधा असगरपुर पे आ जाते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 मिलीग्राम है, वो घट के कितना हो जाता है? जीरो। दूसरा, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो 2.5 mg पे थी, और ये 75 तक पहुंच जाती है, 75 तक। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं रखने जा रहा हूं, तीसरा, जो मल की बात करी, 500 हमने बताया था, डिजायरेबल है। जब एंट्री करती है 2000 के लेवल तक ये चल सकता है, तो ये 1200 है स्टार्टिंग पॉइंट, 2500 है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, 500 है डिजायरेबल। तो बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। गौरव भाटिया जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं और उन्होंने निशाना साधा है केजरीवाल पर, केजरीवाल सरकार पर। किस तरह से जो उनकी कार्यप्रणाली बीते 8 सालों में रही है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जो मापदंड हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं, जो काम बीते 8 सालों में नहीं हो पाए हैं और किस तरह से सरकार लगातार विफल होती नजर आई है केजरीवाल सरकार, उसको लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिससे जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आगे भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में टैक्स पेयर लाउंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पंडाल के जरिए देश के निर्माण के लिए टैक्स का क्या योगदान है उसकी जानकारी यहां दी जा रही है। इसके अलावा ई-पैन और ई-फाइलिंग समेत बहुत सी जानकारियां यहां उपलब्ध हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने टैक्स पेयर लाउंज का उद्घाटन किया। IITF की थीम के अनुसार वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल के अनुरूप करदाताओं के लिए पंडाल को सजाया गया है। ये पूरा पंडाल भविष्य के करदाताओं को देश के निर्माण के लिए टैक्स का क्या योगदान है उसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है।
करदाताओं के लिए पंडाल में विशेष रूप से फेसलेस मूल्यांकन, शिकायत निवारण, ई पैन और ई फाइलिंग समेत बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो यंग हमारे जो फ्यूचर टैक्स पेयर्स हैं उनको हम ये बता पाएँ कि देश के निर्माण के लिए टैक्स का क्या योगदान है और उनको किस प्रकार से देश के जो टैक्स में आगे, चूँकि वो फ्यूचर टैक्स पेयर होंगे हमारे, उनका शुरू से जो उनका जो रुझान है वो टैक्स पेमेंट के लिए हो, ये हमारा प्रयास है और हमें आशा है कि हम इसमें कारगर होंगे। टैक्स पेयर्स लाउंज में विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम्स, नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, कॉमिक बुक्स और बोर्ड गेम्स आदि सहित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया है जो राष्ट्र निर्माण में करों के महत्व को दर्शाते हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पंडाल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने एनएसआईसी के पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि एमएसएमई के अंतर्गत लगाए गए इन पंडालों और व्यापार मेले का आयोजन भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापार मेले में एमएसएमई के 750 स्टॉल लगाए गए हैं। हमारे एमएसएमई और हमारे डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट के मिलकर 750 उद्योजक ने यहाँ स्टॉल लगाया है। हर साल बढ़ते जा रहा है और मैं ये सब देख के बहुत खुश हूँ। सभी उद्योजक अपनी प्रगति कर रहे हैं और एक मार्केटिंग के लिए अच्छा ये मौका है। ये इवेंट के वजह से व्यापारियों को ये मौका मिल रहा है। खादी के पंडाल में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मिले मौके से उद्यमी काफी उत्साहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलता है यहाँ पे हमें और हम अपने नए नए उत्पाद हम अपने हाथों से बना कर लाते हैं। यहाँ लोग पसंद भी करते हैं, बिक्री भी होती है और हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमें हर बार ऐसा आने के बाद ऐसा लगता है कि प्रोत्साहन मिलता है, हम कुछ नया करें खादी के अंदर और हमारा बिकता भी है और इसी से हमारा परिवार का, खादी परिवारों का गुजारा बसर होती है, ठीक हो जाती है सर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित ये खादी इंडिया का पंडाल वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की थीम को प्रासंगिक करता दिखाई दे रहा है। मेले में एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी स्टैंड बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी की प्रतिमा भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, सपना तो वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। उनकी ये बात लोहम क्लीनटेक के संस्थापक एवं सीईओ रजत वर्मा के लिए एकदम सही है, जो बैटरी निर्माण और लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकलिंग में क्रांति ला रहे हैं। इस काम के लिए लोहम क्लीनटेक को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड भी मिल चुका है। आइए इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत तेजी के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहन की श्रेणी में। इस बात में कोई दो राय नहीं कि देश में लिथियम बैटरी और इसके घटकों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस सब के बीच आता है लोहम क्लीनटेक, एक कंपनी जो लिथियम बैटरी का निर्माण करती है और जिसने हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता है। अमेरिका में 10 साल पढ़ने और काम करने के बाद जब मैं वापस इंडिया आया, तब यहाँ पे मैंने परिवहन सेक्टर में कुछ नया करने का सोचा। जितना मैंने परिवहन सेक्टर को समझा, उतना मेरा एक ही उद्देश्य था, कैसे इस सेक्टर को गैर प्रदूषणकारी और आत्मनिर्भर बनाऊं। हमने लोहम 4 साल पहले इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इंडिया में नॉन पोल्यूटिंग और सेल्फ रिलायंट बने।
लोहम क्लीनटेक ने सेकंड लाइफ बैटरियों से एक मजबूत बिजनेस बनाया है। स्टार्टअप पुरानी बैटरियों से काम आने योग्य सामान को निकालकर दूसरी बैटरियां बनाने में इस्तेमाल करता है, जिनका इस्तेमाल कम ऊर्जा की खपत वाले कामों में किया जाता है। The recycling market, just within India, it's a multi-billion-dollar market. Globally, it's in tens of billions of dollars. So it's a very large market. We obviously want to be, one of the topmost players in this market. Again, not just within India, but globally. That's the vision. जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को पूरी तरह से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की मुहिम के साथ वैश्विक बाजार में लिथियम आयन बैटरी की मांग लगातार बढ़ रही है। लोहम भी अपने बिजनेस मॉडल के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लोहम संस्थापक के लिए इसकी शुरुआत करना किसी सपने के पूरा होना जैसा था। बहुत बड़ा डिसीजन था वो उस टाइम पे, बिकॉज ही वाज आउट ऑफ बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ही हैड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, money was never a problem at that point. Indian ecosystem was growing. He wanted to explore it and he wanted to see how he can be part of that growth story. He can contribute to the building of the nation. लोहम क्लीनटेक के तेजी से उभरने में उन लोगों के सपनों को पंख दिए हैं जो कि अपनी तकदीर खुद बनाना चाहते हैं, और यह आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लोहम क्लीनटेक के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बाजार से मिले कमजोर संकेतों के बाद आज घरेलू शेयर बाजार भी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 164 अंकों की गिरावट के साथ 61,708 के स्तर पर शुरुआती कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 5 अंकों की गिरावट के साथ 18,398 के स्तर पर है। वहीं बैंक निफ्टी 50 अंकों के उछाल के साथ 31,454 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव दिख रहा है। व्यक्तिगत शेयरों की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, टाइटन और सन फार्मा जैसे शेयरों में तेजी है। वहीं नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बीते एक सप्ताह से लगातार कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में जो हवा है वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के कारण प्रदूषण में कमी देखने को मिल रही है। सफर का अनुमान है कि बुधवार को भी प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार रहेगा। और वहीं श्रीनगर लद्दाख रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी है। सड़क खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन के लोग मशीनों की सहायता से दिन रात काम कर रहे हैं। जल्द ही वाहनों के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने देश भर में 100 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमलों में शहर में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। रूसी सैनिकों के खेरसोन से बाहर निकलने के बाद रूस की ओर से यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है। कीव के मेयर ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेचेर्स्क जिले में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद मेडिकल और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और नाटो देशों के नेताओं के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास पूर्वी हिस्से में मिसाइल हमलों पर चर्चा की गई। इस मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में हिंसा रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड में मिसाइल गिरने पर रूस को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा है कि प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि इसे रूस की तरफ से नहीं दागा गया है। पोलैंड में मिसाइल गिरने पर बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसे रूस की तरफ से नहीं दागा गया है। हम इस हमले की जांच करेंगे।
और वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि वो उन रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकता जिनमें दावा किया जा रहा है कि रूसी मिसाइलें यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड में गिरी हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा है कि हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है, लेकिन हम उनकी पुष्टि करने के लिए हमारे पास जानकारी नहीं है। और पोलैंड में मिसाइल हमलों पर G7 और नाटो सदस्यों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आपात बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार से खास बातचीत की। आप भी देखिए। पोलैंड में कल रात हुए मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो यहां बाली में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की अपने G7 और नेटो अलाइज की। हमारे साथ इस वक्त जेड तरार जो कि स्पोक्स पर्सन हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। जेड, पहले तो ये बताइए कि इस इमरजेंसी मीटिंग में हुआ क्या? G7 बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने 2-3 सवाल ली हैं रिपोर्टर से होटल के बाहर ही, और वहां उन्होंने इस बात पर जोर दी है कि इस वक्त हम असल में ये चाहते हैं कि अधिक जानकारी करें, करीब से देखें कि पोलैंड में हुआ क्या है, और उसके हिसाब से सोच समझकर हम आगे कदम उठाएं। जेड, पर राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ लाइन्स इट्स अनलाइकली कि ये जो अटैक हुआ है ये रशिया से हुआ हो, क्योंकि पोलैंड ये कह रहा है कि रशिया मेड मिसाइल्स हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि रशिया नहीं इन्वॉल्व? इस वक्त तो जो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है आपने बिल्कुल ठीक है कि लग ऐसा रहा है उस हिसाब से कि जहां से ये मौजूद है, यानी इसका ओरिजिन जो शुरुआत जो है मिसाइल से, वो लग ऐसा रहा है। लेकिन ये कहते हुए जिस बात पर जोर हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें नहीं पता कि हुआ क्या है असल में, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बता सकते हैं कि जवाब क्या होगा, कौन कौन से कदम होंगे। और इसको अगर हम जरा फासला से देखें तो मेरे ख्याल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं उन पर कोई शक नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया, एक बार फिर लग ऐसा रहा है कि ये सबसे खतरनाक, सबसे जालिम अटैक हुआ है यूक्रेन पर मिसाइलों से, और उन्होंने एक बार फिर, पुतिन ने एक बार फिर आम नागरिकों को निशाना बनाया, पावर स्टेशंस को निशाना बनाना है। क्यों? क्योंकि वो बिजली को काटना चाहता है, उनको पता है कि सर्दियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको उस तरीके से देखें तो पोलैंड एक तरफ है, वो जानकारी चल रही है, उसके हिसाब से हम आगे बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। राष्ट्रपति बाइडेन तो ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध बढ़े, बल्कि वो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो। एक तरीका तो ये है कि पुतिन फौरन कह सकते हैं कि मिसाइल बंद कर लो और युद्ध को खत्म करो, एक तरीका तो ये है। लेकिन ये भी है कि हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस एक मेज पर बैठ के चर्चा करके एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन को वो कायम कर लें। हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन को हम सपोर्ट दें ताकि जब वो बैठक करेंगे रूस के साथ, उनका जो पोजीशन है वो मजबूत हो। चलिए यूक्रेन में तो आप ये कहते हैं कि वो नेटो का अलाई नहीं है, पर पोलैंड में अगर रशियन इन्वॉल्वमेंट दिखती है, आर्टिकल 4 तो आपको बाधित करता है कि आप फिर उसको प्रोटेक्ट करें और मिलिट्री मेजर्स लें उसके रिस्पॉन्स में। अगर हम नेटो को करीब से देखें तो असल में इसका मकसद ये है कि अगर आपने एक देश पर हमला किया, उसका मतलब है आपने सभी देशों पर हमला किया और जवाब सभी देशों से होगा। तो ये नेटो का मकसद है। अब ये एक तरफ रख कर ये कहकर मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त हम कह सकते हैं कि नेटो का क्या जवाब होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है अब इस वक्त। देखिए, हमला तो हुआ है, अभी ये नहीं क्लियर, आप ये कह रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन और बाकी देश भी वेस्ट के, कि ये नहीं पता रूस ने हमला किया है। हमला तो हुआ है, क्लियरली 2 लोग मरे हैं। इसका रिस्पांस अगर रूस पर ये इसके तार वहां जुड़ते हैं तो फिर नेटो बाधित होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पता है एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है कि इस वक्त चंद घंटों पहले हम देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है इस वक्त पोलैंड में।
तो मेरे ख्याल में मुश्किल ही है कि हम कहें कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने सोच समझकर इसको करीब से देखकर फिर हमने आगे जाना है। मुझे ये बताइए कि आपको ये लगता है कि इसका असर, क्योंकि ये बढ़ी हुई टेंशन्स का असर G20 की आउटकम पर हो सकता है, यहाँ बाली की जो G20 की 17वीं समिट है उस पे? देखिए, असल में अगर हम G20 के बारे में बात कर रहे हैं, जी मैं ये कह रहा हूँ कि असल में सिर्फ ये अटैक को आप ना देखें, आप युद्ध को देखें। आप पूरे युद्ध का असर G20 पे ऑलरेडी है। वो तो है, और सिर्फ G20 पे नहीं है, ये पूरी विश्व पे है। चलिए, हमसे बात करने के लिए जेड बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या ये अटैक रशिया से लॉन्च किया गया था, उसके बाद हम रिस्पांस देंगे। यहाँ इसको ऐसे देखा जा रहा है बाली में कि अमेरिका अभी टेंशन्स को और एस्केलेट नहीं करने के हक में है, पर अगर रूस के साथ इसकी तारें जुड़ती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि नेटो का क्या रिस्पांस होगा। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बाली। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ के पानी से सड़कें एवं घर पानी में डूबे हुए हैं। नदियों के तेजी से बढ़ने से आई बाढ़ ने फोर्ब्स और यूगोबरा शहरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं यहां के लोगों के घरों और खेतों में पानी भरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा इस साल अपने चौथे बड़े बाढ़ संकट की चपेट में है। हालांकि बारिश में कमी आई है, लेकिन आपातकालीन दल की ओर से चेतावनी दी गई है कि खतरा अभी तक टला नहीं है। और ब्राजील में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लूला दा सिल्वा की जीत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन रियो डी जेनेरियो और ब्रासीलिया की सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चुनावी नतीजों के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध प्रदर्शन पिछले महीने के अंत से चल रहे हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर इजराइल के 25वें संसद सत्र की शुरुआत की। एक समारोह के दौरान संसद के 120 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान राष्ट्रपति हर्जोग के साथ वर्तमान संसद अध्यक्ष मिकी लेवी भी अपने सहयोगियों के साथ शामिल हुए। और अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के पति पर हमला करने वाले आरोपी डेविड वेन डीपेप ने मंगलवार को अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया। 42 वर्षीय डीपेप ने पिछले महीने नैन्सी पेलोसी के घर में घुसकर उनके पति पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया था। डीपेप पर हमला और अपहरण के प्रयास के आरोप लगाए गए थे। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के शुरुआती मुकाबलों में ही हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में नडाल को कनाडा के 22 वर्षीय फेलिक्स ऑगर अलियासिमे के हाथों 6-3, 6-4 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक अन्य मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर उनके सेमीफाइनल के सफर पर विराम लगा दिया। रोमांचक मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 4-6, 7-6 के अंतर से हराया। और दक्षिण कोरिया में चल रहे एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंगलवार को खेले गए 10 मीटर एपी यूथ टीम इवेंट में भारत की पुरुष और महिला यूथ टीमों ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं 10 मीटर एपी पुरुषों के जूनियर इवेंट में सागर डांगी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि रजत पदक सम्राट राणा के नाम रहा। और एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा मिश्रित टीम स्पर्धा में भी देखने को मिला। मंगलवार को ही खेले गए P5 मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में भारत के ही राहुल, दीपेंद्र और रूबीना की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की।
आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। अब 23 दिसंबर को कोची में होने वाले मिनी ऑक्शन में सभी टीमें अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी अपनी टीम बनाएगी। इस दौरान कोलकाता की टीम सबसे ज्यादा सक्रिय रही। कोलकाता ने गुजरात टाइटंस से लोकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को खरीदा है और दिल्ली कैपिटल्स से शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद सभी टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया है। सबसे ज्यादा 16 खिलाड़ी कोलकाता की टीम ने रिलीज किए हैं। और वहीं क्या आपने कभी बालिका पंचायत के बारे में सुना है? क्या आप सोच सकते हैं कि केवल 10 से 21 साल की लड़कियां पूरे गांव की बागडोर संभाल रही हों? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि कई गांवों में आज भी पंचायतों में सरपंच के लिए पुरुष प्रधान छवि ही है। तो चलिए आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां देश की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ है। गुजरात के कुनारिया गांव की ये तस्वीर थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही अलग है। ये नजारा है बालिका पंचायत का। पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है। कमेटी में कई बच्चियां हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। ये बच्चियां अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंचायत का प्रबंधन भी बखूबी कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी पंचायत में लाने के लिए और बचपन से ही महिलाएं सक्रिय राजकारण में उनकी भागीदारी है, इसके लिए बालिका पंचायत की रचना की गई है। हम कई सारे गांव में देखते हैं कि कई सारे गांव में महिला सरपंच होती है, लेकिन पंचायत की उसकी तो तमाम कामगिरी उसके पति पिता ही भाई ही करते हैं। तो महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। सरपंच चुनने के लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर चुनाव कराए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। इन बच्चियों की कोशिश स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आहार जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों के करियर में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए भी ये पंचायत काम कर रही है। 10 साल से 21 साल तक की जो लड़कियां हैं वो साथ जुड़कर एक जो है उनकी पंचायत बनाएगी और वहां पर उनके जो है एक सरपंच रहेंगे और ये सारी चीज़ें जो है खास करके बहनों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और उनकी रोजगारी के लिए जो है ये सारे इश्यूज़ को बालिका पंचायत एड्रेस करेगी। तो शुरुआती दिनों में ये इसका चुनाव हुआ, सरपंच भी नियुक्त किए गए और सरपंच के माध्यम से ये बालिका पंचायत जो है वो काम कर रही है। बालिका पंचायत बनने के बाद इस गांव में कई तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जहां पहले लड़कियां अपने हक के लिए बोल नहीं पाती थी, वो लड़कियां और महिलाएं अब अपने हक के लिए आगे आ रही हैं और लड़ाई लड़ रही हैं। ध्यान देने योग्य तो ये भी है कि इस गांव में हर घर की प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ बेटियों के नाम हैं, क्योंकि इन बेटियों का मानना है कि अक्सर शादी से पहले बेटी के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ता है और शादी के बाद। और आपको बता दें कि